कल हमने बात की थी रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रकार की, और कल हमने काफ़ी तक पढ़ लिया था। जैसे हमने बात की थी कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो और उसके बाद हमने ये बात भी पढ़ी थी कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से लिखी जा सकती है। उसके बाद ये भी बात की थी कि रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हमने ये बात की थी, ये संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हमने कल बात की थी कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ के जो मूल गुण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए देखो हमने बात की थी कि कोई भी चीज को दर्शाने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं, समीकरण का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो हमने ये बताया था कि समीकरण है ना, उसको दो रूप में लिखा जाता है। इसके दो रूप होते हैं दो। पहला रूप बात करें तो शब्द के रूप में, शब्द समीकरण के रूप में, शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा बात करें तो प्रतीक के रूप में बात कर सकते हैं, प्रतीक के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में समीकरण को अगर बात करें, समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो संतुलित समीकरण होगी और एक असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वो होती है कि जिसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में समान हो। अगर समान नहीं है तो वो कौन सी समीकरण कहलाएगी, असंतुलित समीकरण। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। और इसके साथ ही एक समीकरण इसको साथ में एक और नाम से जाना जाता है, ढांचा समीकरण नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ढांचा समीकरण नाम से। हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे आज। इसके बाद आज बात करेंगे जो संतुलित समीकरण है उसका क्या महत्व होता है। संतुलित समीकरण का महत्व आज हम ये बात करेंगे, संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है। ठीक है, आज देखो हमने कक्षा 9 में ये बात की थी कि एक नियम पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। कक्षा 9 में ये पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊष्मा का विनाश किया जाता है, बस उसका रूप परिवर्तित किया जाता है। उसी नियम के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं, यानी दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर अभिकारक में जितने परमाणु लेकर चलेंगे उतने हमें कहाँ पे प्राप्त होने चाहिए, उत्पाद में प्राप्त होने चाहिए। यानी कि उन्हीं परमाणुओं से हमें क्या मिलना चाहिए, नया कोई यौगिक मिलना चाहिए। ये आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसको लिखने के लिए हम सबसे सरलतम जो विधि होती है, यानी कि समीकरण को जो लिखने के लिए सबसे सरलतम विधि होती है वो कौन सी होती है, शब्द समीकरण। यानी कि हमें सभी चीजों का नाम याद होता है तो हम उसका नाम लिख के उसी दो शब्दों में लिखकर उसको क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है या रूप में लिखा जाता है। ये समीकरण का रूप होता है। अब देखो हमने किताब के अंदर एक टॉपिक है, मतलब एक समीकरण दे रखी है जिसका बात करें तो जैसे बात कर लेते हैं, जिंक को यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है, जिंक सल्फेट। प्लस में क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। अब देखो इस समीकरण को हमने दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ये जो समीकरण है यानी कि हमने जिंक को सीधे नाम में लिखा, फिर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको हमने सीधा नाम में लिखा, जिंक सल्फेट बना है वो भी हमने क्या लिखा, नाम में लिखा, और सीधी हाइड्रोजन गैस है वो भी क्या लिख दिया हमने, नाम में लिख दिया। यानी कि समीकरण को सीधा निरूपित कर दिया, यानी कि लिख दिया। तो ये जो दर्शाने का जो रूप है वो शब्द समीकरण है। और इसी को अगर मैं प्रतीक के रूप में दर्शाना तो जिंक का जो प्रतीक होता है वो होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है वो जो H2SO4 होता है,
और जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4+। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण है या नहीं। अगर संतुलित समीकरण नहीं है तो क्यों नहीं है, यानी कि इधर अभिकारक में जितने तत्व हैं उतने क्या होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। अभिकारक हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। एक तो कौन सा है, जिंक है, और दूसरा कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो जिंक के अंदर जिंक एक है और दूसरा कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कल हमने बात की थी कि अभिकारक 2 हो सकते हैं और दोनों के अंदर देखो यहाँ पे हमने कल बात की थी, ये मेरा बायां पक्ष हो गया और ये कौन सा हो गया, दायां पक्ष। दाएं पक्ष की तरफ हम कौन सा लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और बाएं तरफ की तरफ कौन सा लिखते हैं, अपन उत्पाद लिखते हैं। ठीक है और Zn हमारे पास एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक कौन सा है, हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो इधर तीर के निशान की इस तरफ हम क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। ये हमने कल बात की थी, तीर की इस तरफ हम क्या लिखते हैं, अभिकारक। अभिकारक A है और दूसरा कौन सा अभिकारक B है। अभिकारक A में जितने परमाणु हैं उसको उत्पाद में प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक विधि होती है। हम किस प्रकार से ये देखते हैं कि दोनों तरफ जो परमाणु है वो समान है या नहीं, परमाणु समान है या नहीं। अगर समान नहीं है तो उनको समान करने के लिए हमारे पास एक विधि होती है। उस विधि का नाम क्या होता है, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। अब ये हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, देखो हिट एंड ट्रायल विधि वो होती है कि देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर अभिकारक कितने भी होंगे उनमें जो तत्व होंगे वो लिखेंगे, फिर उधर एक तरफ हम ये लिखेंगे जो अभी उत्पाद में जितने तत्व होंगे उनकी संख्या लिखेंगे। देखो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम इस विधि को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास ये किताब में एक उदाहरण दे रखा है जिसका नाम है Fe+H2O। विक्रिया करने के बाद ये क्या बन जाता है, Fe3O+H2। क्या बन गया, ये जो समीकरण है वो लोहे पर जंग लगने की समीकरण है। ठीक है, अब ये लोहे पर जंग लगने की समीकरण है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फेरस दे रखा है, ये जल दे रखा है, और Fe3O4 दे रखा है, और ये क्या हो गया, H2 हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, तत्व है, तत्व के नाम। फिर यहाँ पे इधर आगे लिखेंगे तो यहाँ अभिकारक में तत्वों की संख्या। फिर हम क्या करेंगे, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, उत्पाद में तत्वों की संख्या। ठीक है, फिर हम देखो यहाँ से देखो इधर देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, पहला जो परमाणु जो तत्व होगा वो कौन सा है, फेरस है। देखो फेरस के बाद में हम आगे बात करेंगे, दूसरा कौन सा अपने पास, हाइड्रोजन है। उसके बाद जो तीसरा है वो अपने पास कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इतने तत्व अपने पास है ऑलरेडी। उसके बाद देखो हम बात करते हैं आगे क्या, अभिकारक। देखो अभिकारक में तत्वों की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम उत्पाद की तरफ देखेंगे। उत्पाद यानी कि तीर के आगे वाला स्थान, ये वाला जो है वो हमारा क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पे देखो फेरस है, वो कितनी है, 3। तो जो नीचे संख्या लिखी गई है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो फेरस है वो 3 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हुई है। और ऑक्सीजन है वो कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे लिखेंगे कितनी है, अपने पास 4 है। उसके साथ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं, हमारे पास 2 दे रखे हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, अब देखो हिट एंड ट्रायल विधि क्या काम करती है कि सबसे पहले हम किसको हिट करेंगे, हिट को क्या करेंगे, देखो इसके साथ ट्रायल करेंगे। पहले फेरस देखेंगे कि फेरस कितना है, 1 है, तो इधर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस फेरस को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। वो भी किस तरफ गुणा करेंगे, अभिकारक की तरफ। किसकी तरफ करेंगे, अभिकारक की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जो
पहली समीकरण यानी कि पहली बार गुणा करने का यानी स्टेप 1 होगा, वो क्या होगा अपने पास फर्स्ट स्टेप, यानी कि हमने क्या किया, फेरस ये जो क्रिया थी FeTH2O Fe3O4 प्लस हमने क्या लिखा कि हमने इसको 3 से गुणा किया। देखो इधर हमें 3 बनाने हैं, इधर 3 है तो इधर भी 3 बनानी पड़ेंगी, तो इधर 3 है ऑलरेडी और हमने इसको किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये पहला हमारा पास स्टेप होगा। देखो इधर फेरस 3 है तो इधर भी कितने होंगे, 3 होंगे। इनको इसको 3 से गुणा करते हैं, अब ये 3 हो गए। देखो यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया, इधर फेरस 3 होगा, इधर भी क्या होगी, फेरस 3 होगी। अगला जो स्टेप लेंगे वो है ऑक्सीजन के साथ में, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है हम इसके साथ में क्या करेंगे, इधर देखो ये भी 2 है और इधर ये 2, दोनों तरफ क्या है, 2 है। ठीक है, हम हाइड्रोजन को छोड़ के एक बार देखेंगे, फिर ऑक्सीजन की तरफ देखेंगे। ऑक्सीजन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना अपने पास 1 है, यहाँ पे देखो कितना 1 है, लेकिन इधर कितना है 4। तो इसको मुझे 4 बनाने के लिए मुझे इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, अपने पास 4 हो जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे इस तरीके से देखो ये स्टेप लिया, इसको हमने किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा किया। जब ये ऑक्सीजन के साथ जब 4 से गुणा होगा, उसी के साथ साथ देखो ये किसके साथ गुणा होगा, हाइड्रोजन के साथ भी गुणा होगा। तो हमें इसको हाइड्रोजन के साथ भी गुणा करना पड़ेगा। ये 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये 4 दूनी 8 हो गए। तो इधर देखो अब क्या होगा, Fe3O4 प्लस देखो अब देखो यहाँ पे देखो ये 3 है, इधर 3 है, लेकिन यहाँ पे जब हमने इससे इसको 4 से गुणा किया, ये 4 हो गए, इधर भी 4। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया, देखो 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, 8। लेकिन हमारे पास इधर कितने उत्पाद में कितने हैं, अपने पास 2 है। इसलिए इसको जब हमें 8 बनाना है तो हम किसके साथ ट्रायल करेंगे, अब इस उत्पाद की तरफ करेंगे। उत्पाद में करेंगे तो स्टेप नंबर 3 लेंगे, स्टेप नंबर 3 लेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे अपन, हम करेंगे देखो Fe+4H2 विक्रिया करने के बाद Fe3O4, अब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, अपने को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और ये कितना हो जाएगा, Fe4H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विधि है, ये विधि कौन सी होती है, हिट एंड ट्रायल विधि। ये कौन सी विधि होती है, हिट एंड ट्रायल। ये विधि कौन सी होती है, हिट एंड ट्रायल। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई। हमारे पास देखो इस एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो हमने ये बात की, देखो इसमें स्टेप होके देखो ये आंशिक रूप से इसको संतुलित करते जाएंगे, लास्ट में जब पूरी तरह संतुलित हो जाएगी, मतलब इधर विकारक में जो तत्वों की संख्या है वो उत्पादों की तत्वों की संख्या के जब समान हो जाएगी, तब ये समीकरण है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। जैसे ये मान के चलो हमने ये जो लास्ट में जो समीकरण लिखी है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो हमने पास है संतुलित समीकरण ये थी, और संतुलित होने के बाद हमारे पास है ये समीकरण प्राप्त हुई है। यानी कि इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, जैसे यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया और इसके साथ में हमने 4 से गुणा किया था, ये दोनों संख्याओं के साथ में गुणा हुआ, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरीके से एक संख्या से गुणा हुआ। तो यहाँ पे जो परमाणु मतलब तत्वों की संख्या होगी वो यहाँ पे 8 होगी, तो हाइड्रोजन की, और यहाँ पे कितना होगा, ऑक्सीजन की 4 होगी। उसी प्रकार जब उत्पाद में हमने यहाँ पे इसके साथ में 3 से गुणा करना था ताकि ये दोनों संख्या उत्पाद में बराबर हो जाएगी, तो उत्पाद और अभिकारक की संख्या समान हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमने 3 से गुणा किया तो ये फेरस हो गए 3, ऑक्सीजन कितनी थी 4, तो हमने यहाँ पे 4 से देखो इसको 4 से गुणा किया तब ये 4 हो गई, और हाइड्रोजन को किससे गुणा करना था, अपने को 4 से गुणा करना। तो ये देखो इस तरीके से ये दो समीकरण है वो पूरी तरीके से क्या होगी, संतुलित हो गई। इस समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। इसके बाद देखो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें देखो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्थाओं, यानी कि भौतिक अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। जो लास्ट हमारा स्टेप रहा है वो है भौतिक अवस्था के बारे में, यानी कि जब समीकरण लिखी जाती है तो उसके लास्ट में जो बातें आती हैं वो कौन सी आती हैं, भौतिक अवस्था। यानी कि भौतिक अवस्था क्या होती है, देखो इसके अंदर बात कर लेते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है, तो हम बात करते हैं भौतिक अवस्था कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, ठोस।
दूसरी कौन सी होती है, बात करेंगे द्रव की बात। तीसरी बात करें तो कौन सी होती है, गैस की बात। ठीक है, हम ठोस को किससे लिखते हैं, सॉलिड। तो इसको हम किससे निरूपित करते हैं, ऐसे करेंगे। लिक्विड को किससे निरूपित करेंगे, एल से करेंगे। गैस को जी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक और होती है जिसको हम बोलते हैं जलीय, यानी कि जलीय, तो जलीय विलयन, इसको हम किससे निरूपित करेंगे, H2 से। यानी कि जब अभिकारक या उत्पाद जल में मिले होंगे उनको दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, H2 का उपयोग करेंगे। जैसे एक समीकरण लिखते हैं, जैसे ये बात कर लेते हैं Fe, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो Fe यानी कि लोहा क्या होगा, हमारे पास सॉलिड रूप में मिलेगा। और हाइड्रोजन जो जल होगा जो वो हमारे को किसमें मिलेगा, गैस के रूप में मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास फिर से देखो ये फेरस ऑक्साइड है, वो किसके रूप में मिलेगा, हमारे को सॉलिड के रूप में मिलेगा। और ये कौन से रूप में मिलेगा, हमारे को गैस के रूप में मिलेगी। तो ये जो दर्शाने के लिए, भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए किन सिंबलों के, किन तीनों का उपयोग करते हैं। वो पहला कौन सा हो गया, देखो ठोस हो गया, यानी ठोस यानी सॉलिड हो गया। फिर हम बात करेंगे द्रव यानी लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, यानी कि द्रव के साथ हमने लिक्विड लिखेंगे, और गैस के साथ यानी कि जी लिखेंगे, और उसके बाद जलीय विलयन के साथ में एक्यूएल लिखेंगे। ठीक है, एक्यू लिखेंगे। तो इसमें देखो हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिसके साथ किताब में हमारे पास एक और दे रखा है, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई प्लस H2 हो गए, जब इसको विक्रिया करके हम क्या बनाएंगे, CH2OH। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस के साथ, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होगी और हाइड्रोजन भी क्या होगी, गैस होगी। लेकिन ये क्या रहेगा हमारे पास, मेथिल एल्कोहल क्या रहेगा, मेथनॉल क्या होगा, वो क्या रहेगा, लिक्विड के रूप में हमारे पास प्राप्त होगा। ये जो है भौतिक चिन्हों को साथ में हमारे पास, मतलब भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए, यानी कि पदार्थ हमारे पास किस अवस्था में रहेगा, यानी कि ठोस के रूप में रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा, गैस के रूप में रहेगा, या वो जल में घुलनशील रहेगा। तो हम इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो ये जो हिट एंड ट्रायल यानी कि संतुलित समीकरण, अब ये पूरी तरह क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब जो ये हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुई है, यानी कि ये बात करें ये भी संतुलित समीकरण है, और इधर ये बात करें ये भी क्या है, संतुलित समीकरण है, जिसमें पूरी तरीके से यानी कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व होंगे वो पूरी तरीके से दोनों तरफ क्या रहेंगे, समान रहेंगे। दूसरी बात, उनकी लास्ट में जो मतलब ये भी दिखाएंगे कि उनकी अवस्था कौन सी रहेगी। भौतिक अवस्था में जैसे ठोस की अवस्था है तो फिर हमारे पास सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में रहा। फिर हमारे पास जो पानी है वो हमारे पास वाष्प के रूप में या गैस के रूप में रहा। उसके बाद फेरस ऑक्साइड है वो हमारे पास ठोस के रूप में रहा था, और जो जल है मतलब हाइड्रोजन गैस निकली है वो हमारे पास गैस के रूप में निकली है। तो इसको पूरी तरीके से यानी संतुलित करने के साथ साथ उसको हमें भौतिक अवस्था के रूप में दर्शा के हम क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। ये इसका पूर्ण महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ से मेन जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखो यहाँ से आएंगे, यानी कि पीछे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास संतुलित समीकरण का आ सकता है, अंकली समीकरण का आ सकता है, या छोटे क्वेश्चनों की बात करें तो ये पूछ सकता है, तिलग्रात्मक प्रश्न में ये पूछ सकता है कि संतुलित समीकरण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, हिट एंड ट्रायल विधि रहेगा। अब हम बात करेंगे देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो हमारे पास मुख्य किताब में जो दे रखे हैं वो कितने प्रकार दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 5 प्रकार। कितने दे रखे हैं, 5 प्रकार। देखो सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा हो गया, वियोजन, यानी कि इसका जो अपोजिट होगा वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद अगला जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अगली दे रखी, लास्ट जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, उपचयन अभिक्रिया, और साथ में अपचयन अभिक्रिया। हम इनको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसका टॉपिक का नाम है तो वो क्या है, संक्षारण। फिर बचेगा लास्ट में इसके साथ में एक और टॉपिक है, उसका नाम है विकृत बंधीता।
देखो ये संयोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं, और ये जो बाद में आगे टॉपिक बचेंगे जो दैनिक जीवन में हमारे पास है, ये हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में, कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधीयता के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक एक साथ में जुड़ते हैं, जैसे ए और बी दोनों आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया इसकी उल्टी होती है, वो क्या होती है, यदि एक अभिकारक टूटकर बी और सी में टूटता है, यानी कि दो अभिकारकों में टूटता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन। इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान, ये हम बातें पढ़ेंगे। उपचयन और अपचयन में क्या होगा, इस अभिक्रिया को हम क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि दोनों एक साथ होगी तो उस अभिक्रिया को हम क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे। देखो उपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ये बातें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उपचयन के बारे में। अपचयन में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की तो क्या होगी, कमी होगी, और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हम पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे, देखो संयोजन अभिक्रिया के साथ में हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के साथ हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। देखो प्रकार कितने प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। देखो एक नंबर पे बात करें तो हम वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, इसको हम एक नाम और है इसका नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। देखो सबसे पहले बात करें तो उसका जो होता है वो पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मा के द्वारा अगर कोई पदार्थ टूटता है तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा होता है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन हो गया। तो जो पदार्थ प्रकाश के कारण टूटेगा तो वो हम आगे बढ़ेंगे कि श्वेत फोटोग्राफी हो गई, जैसे कोई सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, अगर उसको हम प्रकाश की तो बिना कोई सुरक्षित आवरण की सीधा निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइड में या सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये प्रकाशीय वियोजन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के बारे में, यानी कि जब विद्युत अपघटन होता है, जो विद्युत के द्वारा कोई चीज टूटती है, कोई पदार्थ टूटता है, तो वो कौन सा में आएगा, विद्युत अपघटन में आएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। द्विविस्थापन में हम एक और पढ़ेंगे कि अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उपचयन और अपचयन के साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और दोनों एक साथ जब अपक्रिया होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपघटन। इसको एक अलग दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम ये बात है, तो ये लगभग सारा पूरा मैटर इसमें है, तो चाहो तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम अब देखो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ये पूरा देखो पूरा मैटर था जिसमें लगभग सारी चीजें नोट्स मतलब एक शॉर्ट तरीके से लिखा है। देखो हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात करें। अभी हमने पढ़ा था कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो हम लिख लेते हैं कि दो या दो से अधिक
अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे अब उदाहरण लेते हैं, यदि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया की जाए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे इसी के साथ अगर मैं बात करूं एक और संयोजन अभिक्रिया लेते हैं, अगर H2 के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई देते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। तो ये जो अभिक्रिया होगी इस प्रकार से अभिक्रिया, यानी कि एक अभिकारक है, दो अभिकारक आपस में क्या होंगे? उष्मा लेकर उष्मा के द्वारा क्या होगा? दोनों अभिकारक आपस में क्या करेंगे? विक्रिया करेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। साथ में क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। ऊर्जा का क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। उष्मा का उत्सर्जन करेंगे। तो इसके साथ ही हम पढ़ेंगे, देखो एक और इसमें क्या पढ़ेंगे? उष्मा क्षेपीय क्रिया। देखो ये पढ़े, तो ये शोधन अभिक्रिया की क्या होगी? परिभाषा होगी। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इससे अभिक्रिया क्या कहलाती है? शोधन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो एक अभिक्रिया हमने आगे बढ़ेंगे, देखो वियोजन के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसकी उल्टी क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, हम बात करेंगे, देखो जैसे शोधन अभिक्रिया का एक और उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण ले लिया, देखो कोयले का अध्ययन। ये देखो ये जो है वो है कोयले का अध्ययन। कोयले का अध्ययन कब किया जाता है? कार्बन हो गया, कार्बन कोयले में कार्बन उपस्थित है, उसको ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करवाई जाती है, तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो देखो ये देखो आप सबसे पहली बात करें तो ये भी देखो क्या होगी? सॉलिड। ये क्या रहेगी? गैस। और ये क्या रहेगा? गैस के रूप में। देखो ये हमने अभी दूसरा जो उदाहरण ले लेते हैं एक और, वो कौन सा लेंगे? जल का निर्माण। किसका निर्माण? जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होगा? देखो H2 होगी गैस, उसके साथ में ऑक्सीजन भी क्या होगी? गैस। जब दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O बन जाएगा। वो भी किस में रहेगा? लिक्विड के रूप में। किसके रूप में रहेगा? लिक्विड के रूप में रहेगा। तो ये अभिक्रिया है वो कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो अगर दो अभिकारक आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं। ठीक है, छोटी सी बात करें तो इतनी बात है कि मेन जो बात है वो ये, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो हम इस वीडियो लेक्चर में ये पूरा देखेंगे कि पूरा 10वीं का जो साइंस का सिलेबस है वो पूरा करवाएंगे, और हमारे साथ निरंतर बने रहें, और आपके सारे जो डाउट होंगे वो सारे आपको क्लियर करते जाएंगे। कोई भी ऐसा छोटा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको क्लियर न करवाएं, और आपके एग्जाम तक सारे जो मैटर है वो आपको मिल जाएगा एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।